जीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 11/10/2018 थर्ड शिफ्ट ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, पीतल के घटक क्या है। आपको बताना है कि पीतल किस मिश्र धातु से बनता है। हमारा ऑप्शन है क्रोमियम और निकल, लेड और टीन, तांबा और टीन, तांबा और जस्ता। तो पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। और इसका एक ट्रिक है, पीतल का पिताजी, पी मतलब पीतल, तांबा और जस्ता, तांबा जस्ता का मिश्रण है पीतल। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान m 30 kg है और वस्तु का वेग v बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड है। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। यहाँ पर फॉर्मूला लगता है 1/2 mv²। तो m हमारा दिया हुआ है 30 और v दिया हुआ है 5, तो v²। ऐसे हल करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 पचे 75, 75 पचे 375। तो हमारा आंसर होगा 375। और गतिज ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, तो 375 जूल हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा जो डी है हमारा राइट आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है। हमारा ऑप्शन है v बराबर u प्लस at। ऑप्शन नंबर बी है 2as बराबर v² माइनस u²। ऑप्शन नंबर सी है s बराबर प्लस ut प्लस 1/2 at²। और चौथा ऑप्शन है v बराबर u प्लस at। तो v बराबर जो दिया है u प्लस at, जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है v बराबर u प्लस at, तो ये वेग और समय का ग्राफ है। हमसे पूछा गया स्थिति और वेग। और 2as बराबर v² माइनस u² जो दिया हुआ है वो हमारा स्थिति वेग का समीकरण है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। और v बराबर ऑप्शन नंबर डी है जो v बराबर u प्लस at, v बराबर u प्लस at। डी और ए ऑप्शन एक ही है। और जो दिया है एस बराबर ut प्लस हाफ at², ये स्थिति समय का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी है स्थिति समय का ये समीकरण है। और v बराबर u प्लस at जो दिया हुआ है वो हमारा होगा वेग और समय का। वेग समय का समीकरण है u प्लस at²। और हमसे पूछा गया स्थिति और वेग, स्थिति और वेग का ऑप्शन नंबर जो बी है 2as बराबर v² माइनस u²। हो आप सबको क्लियर हो गया कि कौन सा समीकरण किसका स्थिति दर्शाता है, किसका संबंध दर्शाता है। तो जो ए और डी ऑप्शन है एक ही ऑप्शन है, ये वेग और समय का है। और ऑप्शन नंबर जो सी है स्थिति समय का है। और ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है जो स्थिति और वेग का है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। हमारा ऑप्शन है ईस्ट, हाइड्रा, प्लाज्मोडियम, प्लेनेरिया। तो जो प्लाज्मोडियम है वो बहुविखंडन द्वारा प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। और जो बहुविखंडन है यह एक अलैंगिक प्रजनन का प्रकार है, यह एक अलैंगिक जनन है। और हाइड्रा जो है और ईस्ट यह मुकुलन विधि द्वारा अपना प्रजनन करता है। और प्लाज्मोडियम जो है बहुविखंडन द्वारा। और जो प्लाज्मोडियम बहुविखंडन जो एक क्रिया है वह एक अलैंगिक प्रजनन है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड है। प्रोपाइन, प्रोपेनॉल, प्रोपीन,
प्रोपेन। तो डबल बॉन्ड में क्या होता है, C3H6। आप सबको पता होगा ये किस चीज़ का समीकरण है, किस चीज़ का फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है प्रोपीन का। तो प्रोपीन हमारे ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर है। C3H6 जो कि यौगिक बंडल डबल बॉन्ड है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी आयरलैंड की राजधानी है? आपको बताना है कि आयरलैंड की राजधानी हमारा ऑप्शन है कार्डिफ, एडिनबर्ग, डबलिन, न्यूपोर्ट। तो आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? नागपुर जो महाराष्ट्र का जिला है वो किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? हमारा ऑप्शन है सेब, संतरे, केसर, जूट। तो नागपुर जो है एक संतरे के लिए प्रसिद्ध नगर है, शहर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक के गलनांक एवं कथनांक कैसा होता है? हमारा ऑप्शन है उच्च, मध्यम, स्थिर या न्यून यानी कि निम्न। तो आयनिक यौगिक के मध्य अत्यधिक आकर्षण बल पाया जाता है। जो आयनिक यौगिक होते हैं इनके मध्य अत्यधिक आकर्षण बल पाया जाता है। आयनों के इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी कारण से जो आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो उच्च होते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयनिक यौगिक के गलनांक एवं कथनांक उच्च होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? हमारा ऑप्शन है सिंचित भूमि, ज्वार भाटा, परमाणु नाभिक, पृथ्वी का आंतरिक भाग। तो आपको बताना है इनमें से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो हमारा आंसर होगा सिंचित भूमि। जो सिंचित भूमि होती है वो ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंसेस एरिना में जिम्नास्टिक विश्व कप में व्यक्तित्व पदक जीतने वाली सर्वप्रथम भारतीय जिम्नास्ट का नाम क्या है? हिंसेस एरिना में जिम्नास्टिक विश्व कप हुआ था, उसमें पदक जीतने वाली भारतीय प्रथम जिम्नास्ट का नाम क्या है? हमारा ऑप्शन दीपा कर्माकर, परिणति नायक, साक्षी मलिक, अरुणा बुड्ढा रेड्डी। तो हमारा आंसर होगा हिंसेस एरिना में जिम्नास्टिक विश्व कप में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली सर्वप्रथम भारतीय जिम्नास्ट अरुणा बुड्ढा रेड्डी थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में किसकी गति से विद्युत धारा बनती है? हमारा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रोड, प्रोटॉन। तो विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति से विद्युत धारा बनती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। इस विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन ना हो तो धारा नहीं बहेगी। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की गति, इलेक्ट्रॉन जितनी तेजी से चलेगा करंट उतनी ही तेजी से जाएगी, और इलेक्ट्रॉन स्थिर हो जाएगा तो करंट उसमें प्रवाहित नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापकत्व के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? जो व्यापकत्व का सिद्धांत है उससे कौन जुड़ा है? हमारा ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड सैलिसबरी, लॉर्ड कैनिंग। तब व्यापकत्व के सिद्धांत यानी कि हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जन्मदाता कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे, जो 1856 में लागू किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। और लॉर्ड डलहौजी 1856 तक थे और 56 में ही कैनिंग आए थे, और कैनिंग के ही शासन काल में ही सैनिक विद्रोह 1857 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि व्यापकत्व का सिद्धांत किससे जुड़ा है या किससे संबंधित है, इसके जन्मदाता कौन है? तो लॉर्ड डलहौजी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमोनिया में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा किस अनुपात में होता है?
3:14, 8:3, 14:3, 3:8। तो आपको बताना है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान हमेशा कैसा होता है। तो हमारा आंसर होगा 14:3। अमोनिया में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा 14:3 के अनुपात में होता है। और अमोनिया की खोज किसने किया था? तो 1771 में प्रिस्टले ने 1771 में अमोनिया की खोज किए थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात हमेशा 14:3 में होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान क्या होता है? जो अत्यधिक अम्लीय हो उसका पीएच मान हमारा ऑप्शन दिया है 14, 7, 1, 0। तो जो 14 दिया हुआ है ये क्षार का है। जो 14 अगर पीएच मान हो जाए तो अधिक प्रबल क्षार होगा, और 7 पे उदासीन होता है, और 1 पे अम्लीय होता है। 1 पे अम्लीय होता है, और 0 अगर हो जाए तो सबसे ज़्यादा अम्लीयता होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। हमसे पूछा गया है अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान, तो 0 हो जाएगा, और जिस का अम्लीय मान यानी पीएच मान 0 हो उसमें सबसे ज़्यादा यानी कि मजबूत अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। यदि एक लवण का पीएच मान 12 हो तो इसका लवण है दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। तो जो 7 से नीचे होती है वो अम्लीय होती है, और 7 से ऊपर क्षार होता है। तो ये तो अम्ल जो होगा ये दुर्बल अम्ल होगा, और क्षार में प्रबल हो जाएगा, क्योंकि 7 से ज़्यादा है, और 7 से ऊपर क्षार होता है, और 7 से कम अम्लीय होता है। तो ये प्रबल क्षार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? और हमारा ऑप्शन है वस्तुमान, बल, दाब, क्षेत्रफल। तो थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दाब कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। थ्रस्ट का मतलब किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, कहने का मतलब यही है कि किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, यानी कि P बराबर F/A। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? आपको बताना है कौन सा जानवर है जिसकी त्वचा शुष्क और ग्रंथि नहीं होती है, यानी ग्रंथि विहीन होता है। हमारा ऑप्शन है उभयचर, स्तनधारी, पक्षी वर्ग, सरीसृप। तो हमारा आंसर हो जाएगा सरीसृप। सरीसृप का त्वचा शुष्क होता है और वह ग्रंथि विहीन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में से 10 मिनट में प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलम है। इलेक्ट्रिक बल्ब में के फिलामेंट द्वारा उपयोग की गई विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तुम्हारे यहाँ पर फॉर्मूला होता है Q बराबर IT। Q बराबर IT। तो T हमारा दिया हुआ 10 मिनट, और 10 मिनट को हम सेकेंड में बदलेंगे, 10 × 60 तो 600 सेकेंड हो जाएगा। और हमारा आवेश दिया हुआ है 300 कूलम। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमको निकालना है क्या? धारा। तो हमको निकालना है I। तो अगर I बराबर निकालेंगे तो Q और T नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर Q हमारा दिया हुआ है 300, और हमारा टाइम दिया हुआ है 600 सेकेंड। तो कटाएंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो 0.5 एम्पीयर हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा
बिल्कुल सही आंसर है। एक कार एक वहीगर्त भाग से गिरती है और 0.9 सेकेंड में भूमि पर गिरती है। मान लीजिए जी का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो भूमि पर टकराने के दौरान इसकी चाल क्या होगी? तो विरामावस्था के जो कण है वह है u बराबर 0, u बराबर 0 है। और हमारा यहाँ पर फॉर्मूला लगा गति के प्रथम नियम, जो कि हम पहले ही क्वेश्चन में आया था गति का। u v बराबर u प्लस AT, तो v हमारा दिया हुआ v बराबर u दिया हुआ है 0 और एक्सेलरेशन दिया है, त्वरण दिया है 10, एक्सेलरेशन AT है 10 और हमारा टाइम दिया हुआ है 0.9 और इसको हम गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9 मीटर प्रति सेकेंड आएगा। गुणा करेंगे तो 9, 0 से 0 कट जाएगा तो बचेगा 9 और हमारा चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। हम न्यूटन मीटर प्रति जो 9 मीटर प्रति सेकंड है इसको हम 9 मीटर सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। और ड्राम रियल, तो बोत्सवाना की मुद्रा पूला है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया है? हमारा ऑप्शन है 2, 1, 4 और 3। आपको बताना है किस आवर्त में धातु को शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो राइट आंसर होगा कि आवर्त 1 में धातु को शामिल नहीं किया गया है। आवर्त 1 में कौन कौन सा तत्व है? एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है, जो दोनों के तत्व नहीं है, यानी धातु नहीं है, तत्व तो है लेकिन धातु नहीं है आवर्त 1 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर में दर्शाया जाता है। जो तरंग लंबाई होती है आमतौर पर ग्रीक लेटर में दर्शाया जाता है, वो ग्रीक लेटर कौन सा है? हमारा ऑप्शन है गामा, लैम्डा, बीटा, अल्फा। तो तरंग लंबाई आमतौर पर लैम्डा से दर्शाई जाती है, जो कि ग्रीक लेटर है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है सत्यानंद नडेला, नरेंद्र मोदी, कमलेश डी पटेल, शशि थरूर। तो एग्जाम वॉरियर्स के लेखक नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्स और वाई दो समान गुणों वाले तत्व हैं जो न्यूलैंड के अष्टक नियम का अनुसरण करते हैं। एक्स और वाई के बीच तत्व की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्रमशः होगी। हमारा ऑप्शन है 6 और 13, 7 और 15, 6 और 8, 8 और 14। तो जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है उसमें पहला तत्व हर 8वें तत्व के बराबर होगा। तो देखते हैं 6 और 13, मान लीजिए 6 हो गया, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 दिया हुआ है। तो हर पहला तत्व 8वें तत्व के बराबर होगा। तो यहाँ से गिनती करेंगे तो 4 दूनी 8, यानी कि 8वां तत्व के बराबर होगा। और इसमें जो है ये गलत दिया हुआ है, ये भी गलत दिया हुआ है, ये भी गलत दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 2 ही तत्व आ रहा है, यानी तीसरा तत्व आ जा रहा है। और यहाँ पे 6, 8 से 14 होता है, जो कि नहीं होगा। 7 और 15 नहीं होगा। अगर यहाँ पर 15 होता, 8 और 15, तो हमारा राइट आंसर ये भी सही हो जाता है इसमें। और हम ये नियम लेके चलते हैं तो हमारा ए आंसर होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को आरआरबी ने निरस्त कर दिया था ऑल कैंडिडेट के लिए, लेकिन इसका आंसर
6 और 13 हो सकता है अगर अष्टक नियम हम लागू करेंगे तब। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया था। हमारा ऑप्शन है मगधी, संस्कृत, प्राकृत, पाली। तो गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश को जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया था, वो भाषा कौन सी थी? तो गौतम बुद्ध जन साधारण की भाषा को प्राकृतिक भाषा में का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का पहला नियम किसका एक माप है? तो हमारा आंसर है त्वरण, संवेग, बल, दोलन। तो न्यूटन के गति का पहला नियम संबंधित है बल से। तो न्यूटन की पहला गति के नियम बल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? हमारा ऑप्शन है काला, नीला, नारंगी, लाल। तो अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, काला। तो काला हमारा राइट आंसर होगा। अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? जो अनुमस्तिष्क है हमारे सर का भाग है यानी कि हेड का, उसमें से बताना है कि इनमें से कौन सा उसके बारे में सही नहीं लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है, इनमें 2 भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क मूलाधार कहा जाता है। और ऑप्शन नंबर बी है, यह मस्तिष्क के पिछले क्षेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर सी है, यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है। और ऑप्शन नंबर डी है, यह मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग है, लगभग 12% है। तो आपको बताना है इनमें से कौन अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। तो इसमें 2 भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क मूलाधार कहा जाता है, यही गलत है। तो जो कि अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं लिखा हुआ है कि इसके 2 भाग होते हैं और यह जिन्हें प्रमस्तिष्क मूलाधार कहा जाता है, यही बात गलत लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी जो 2 और 3 ऑप्शन है वो सब सही है। यह मस्तिष्क के पिछले क्षेत्र में स्थित होता है, जो कि बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर बी है, सी है कि यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है, जो कि सही है। ऑप्शन नंबर डी है कि यह मस्तिष्क से काफ़ी छोटा भाग है, जो लगभग 12% होता है, यही बिल्कुल सही है। तो हमारा तीनों सही है। हमसे पूछा गया कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए है जो कि सही नहीं लिखा हुआ है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करें। जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकर चलना है। तो हमको निकालना है निहित ऊर्जा। तो यू बराबर लिखेंगे, यू बराबर mgh। तो एम हमारा दिया हुआ है 11 और जी दिया हुआ है 9.8 और हमारा एच दिया हुआ है 5। तो हो जाएगा 11 × 5 = 55 इंटू 9.8 और इसको हम गुणा करेंगे, आ जाएगा 8 × 5 = 40, 0, 8 × 5 9 × 5 = 45, 45 × 5 = 49, यानी कि यूनिट डिजिट 9 हमारा आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ये पॉइंट में है 9.8, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। किसके द्वारा मिट्टी की उर्वरकता में केंचुए की भूमिका पर अध्ययन किया जाता है? यह सिद्धांत किसने दिया था? आपको बताना है कि मिट्टी की उर्वरकता में केंचुए की भूमिका पर अध्ययन किया गया था। हमारा ऑप्शन है JB.L. हाल्डेन, हेराल्ड C. यूरे, स्टेनली L. मिलर, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन द्वारा मिट्टी की उर्वरकता में केंचुए की भूमिका पर अध्ययन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा।
चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्य के रूप में योग्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र क्या है? हमारा ऑप्शन है 25 वर्ष, 45 वर्ष, 35 वर्ष, 21 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 25 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें और कमेंट में स्कोर जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही।